Hello students, let's start with the most famous part of any chapter, that is discussion of previous year problems of IIT and मेंस। अब इस चैप्टर में जो इलास्टिसिटी वाले चैप्टर में मैं आईआईटी और मेंस की प्रॉब्लम की डिस्कशन कर रहा हूँ, बट ये नीट वाले बच्चों के लिए भी फायदेमंद होगा, उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। बिकॉज जब आप क्वेश्चन के थ्रू जाओगे, इन सारे क्वेश्चंस के थ्रू जाओगे, तो दीज आर लाइक अ सिंपल बेसिक क्वेश्चंस which have been asked in IIT and mains. Okay, so सब लोग यूज कर सकते हैं। स्टार्ट कर लेते हैं अभी। Now question is a simple pendulum made of a uniform wire of cross sectional area A has time period T, है ना। एक सिंपल पेंडुलम होता है जिसमें एक वायर होती है, उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और उस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड T है। When an additional mass capital M is added to its bob, okay, आप जानते हो सिंपल पेंडुलम में एक बॉब होता है, बॉब का की मास को m से बढ़ा दो, okay, obviously the time period will change to tm, okay, time period changes to tm। तो बॉब का मास को आपने m से बढ़ा दिया तो उस सिंपल पेंडुलम की टाइम पीरियड बढ़ गई tm से। If the Young's modulus of material of wire is y, then we need to find out 1 by y. 1 by y. We don't need to find out y. We need to find out what? 1 by y. है ना। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग एग्जामिनेशन प्रेशर में कर देते हैं। पूछा जाता है 1 by y और हम लोग सॉल्व कर देते हैं y, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो इसका ख्याल रखें हम लोग। We have to solve for 1 by y and they have given you several options, okay, these 4 options। एंड ये क्वेश्चन मेंस में 2015 में पूछा गया था। सॉल्व करें हम लोग। चलिए पहले तो समझ लेते हैं भाई कि पहला केस में क्या दिया हुआ था हमारे लिए कि देखो एक सिंपल पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम में एक देखो बॉब होती है, राइट, और सिंपल पेंडुलम में जो वायर है उसकी लेंथ l है। अब ऑब्वियसली सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड होता क्या है, 2 पाई अंडर रूट l बाय g। आप ऐसे में पढ़ चुके हैं, 2 पाई अंडर रूट l बाय g, बहुत सिंपल सा ये फॉर्मूला है। अब हम लोग जानते हैं इस बॉब के मास को आप बढ़ा दोगे, m को बढ़ा दोगे। इफ आप m से इस मास को बढ़ा दोगे तो ऑब्वियसली इसमें टेंशन mg हो जाएगी, कैपिटल mg से बढ़ जाएगी। इसमें टेंशन किससे बढ़ जाएगी, कैपिटल mg से बढ़ जाएगी, है ना। इसका मास m होगा तो इस बॉब में किधर फोर्स लगेगा, m कैपिटल mg से नीचे, इसमें टेंशन t ऊपर होगी, तो टेंशन की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल mg। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे। हम लोग जानते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस in the wire will be equal to Young's modulus of wire into longitudinal strain of the wire। ओके, तो बताइए स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स, वायर में रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, टेंशन होती है। हम लोग लिखते हैं यहाँ पे टेंशन, टेंशन की वैल्यू क्या आएगी इस क्वेश्चन में, mg। लिख दिया mg अपॉन उस वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया a, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस is equal to Young's modulus into change in strain। क्या होता था longitudinal strain, change in length of wire upon original length of the wire। ठीक है, चलिए डेल्टा एल लिखना होता हम लोग रीअरेंज कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यंग्स मॉडुलस नीचे एल ऊपर, तो डेल्टा एल की वैल्यू होगी mg l अपॉन y a। अब हम लोग जानते हैं इसकी लेंथ बढ़ गई है तो इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। सो tm विल बी ग्रेटर देन t। इतना क्लियर है हम लोगों को, है ना। आप इसमें टेंशन बढ़ा दोगे, इस वायर में टेंशन बढ़ा दोगे तो इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। इफ इसकी लेंथ बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली इसका टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। तो नया टाइम पीरियड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने tm लिख दिया इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट लेंथ ऑफ वायर। अब वायर की लेंथ क्या हो जाएगी, l प्लस डेल्टा एल अपॉन जी लिख दिया, बस डेल्टा एल की वैल्यू यहाँ से यहाँ रख दी। अब कॉमन ले लिया, देखो इसमें रूट एल बाई जी कॉमन ले लो, अरेंज कर सकते हो, यहाँ से यहाँ आ सकते हो, बहुत सिंपल सा मैथ है ये, अरेंज कर लिया। अच्छा 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी को मैं टी लिख दूं क्या, यहाँ से देखो, यहाँ से टू टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, वो यहाँ रख दिया। तो हमारा टीएम का वैल्यू होगा टी ब्रैकेट में 1 प्लस एम जी बाई वाई ए रेस्ट पर हाफ, बस रूट को रेस्ट पर हाफ लिख दिया मैंने यहाँ से, है ना। अब टी को इधर ले गए, अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, अरेंज रीअरेंज कर रहे हैं, बस हो गया हमारा काम खत्म। यहाँ पे टी को यहाँ ले गए, टीएम अपॉन टी का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू, इधर ले गए और दोनों साइड को स्क्वायर कर दिया तो हाफ गायब हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस एम जी बाई वाई। तो एम जी बाई वाई क्या करोगे, 1 को उधर ले जाओगे माइनस हो जाएगा, राइट। तो 1 बाई वाई लिखना है तो क्या करोगे, ए ऊपर ले जाओगे एम जी नीचे ले आओगे, वही क्या, ए ऊपर ले गए एम जी नीचे ले गए, आ गए ये। ओके, आई होप ये समझ में आया, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ऑप्शन चेक कर लो, ये कौन सा था, टीएम बाई टी का होल स्क्वायर कहाँ गया भाई, टीएम बाई टी का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए बाई एम जी।
हो गया आंसर डी, है ना, em by t का होल स्क्वायर माइनस 1 इंटू a by mg। तो हमारा आंसर हो गया ए, चलिए सॉरी डी, हमारा ऑप्शन क्या हो गया, राइट ऑप्शन क्या हो गया, डी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है ना, सिर्फ हम लोगों को बेसिक नॉलेज होनी चाहिए तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे। और अगर आपने वीडियो लेक्चर्स ठीक से देख लिया इलास्टिसिटी का, है ना, मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना के रखी है और इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल ही दूंगा, ठीक है। और इनफैक्ट जो एंड वाला स्क्रीन आता है उसमें भी आपको प्लेलिस्ट का वो लिंक मिल जाएगा, ऊपर में सब्सक्रिप्शन का मिल जाएगा, तो उसमें भी आप क्लिक करके आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। देखोगे ये सब बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स है, आसानी से पूरा डिस्कशन आपने फॉलो किया है तो ये बहुत ही आसानी से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, ये 2013 एडवांस का प्रॉब्लम है। One end of horizontal thick copper wire of length 12 and radius 2r is welded to an end of another horizontal thin copper wire of length L and radius r. Okay? देखो दोनों कॉपर ही वायर है, मतलब दोनों वायर का तो मटेरियल सेम हो गया। पहले जो वायर है उसकी लेंथ 12 है, रेडियस 2r है, एंड जो दूसरा वायर है वो थिन है, मीन्स उसकी रेडियस कम है, तो उसकी रेडियस r है बट उसकी लेंथ l है। पहले वायर का लेंथ 12, रेडियस 2r, दूसरे वायर की लेंथ l, रेडियस r। व्हेन द अरेंज, अच्छा इसको कैसे मिला दिया, कैसे वेल्ड कर दिया, एंड टू एंड, मतलब एक वायर और दूसरा वायर एंड टू एंड मिला होता है तो दोनों वायर किस में होता है, सीरीज में होता है। अभी मैं डायग्राम से भी दिखा दूंगा, है ना, ये दोनों कैसे होते हैं, सीरीज में हो जाते हैं। व्हेन द अरेंजमेंट इज स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग टू एंड्स, by applying forces at two ends, the ratio of elongation in thin wire to that of the thick wire is। अब रेशियो के क्वेश्चन में ये बात जरूर ध्यान रखना, सीक्वेंस देख लेना, रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ थिन वायर टू थिक वायर, मतलब थिन वायर पहले और थिक वायर बाद में, मींस इलोंगेशन ऑफ थिन वायर अपॉन इलोंगेशन ऑफ थिक वायर निकालना है। यहाँ पे भी बच्चे गलती करते हैं जल्दी में, वो क्या करेंगे, इलोंगेशन ऑफ थिक वायर अपॉन इलोंगेशन ऑफ थिन वायर निकाल देंगे, तो गलत हो जाएगा आपका आंसर, राइट। तो वी नीड टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ इलोंगेशन ऑफ थिन वायर टू इलोंगेशन ऑफ थिक वायर। सॉल्व करें हम लोग, ये इंफॉर्मेशन से मैंने एक डायग्राम बना लिया। देखो फर्स्ट वायर है उसकी रेडियस 2r है, उसकी लेंथ 12 है, दूसरा वायर एंड टू एंड मिला हुआ है, इसकी रेडियस r है और इसकी लेंथ l है। दोनों कॉपर का बना था तो दोनों की यंग्स मॉडुलस सेम हो जाएगी। दोनों वायर को मैंने यहाँ से वेल्ड कर दिया है, मतलब ये दोनों सीरीज में हो गए वायर, है ना, सीरीज में हो गए। अच्छा एक बात ये भी करूंगा, हर एक सॉल्यूशन का जो रेलेवेंट कॉन्सेप्ट होगा उसकी भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। ओके इस टॉपिक को उस वीडियो में देख लेना चाहिए, ठीक है, मैं डाल दूंगा, मेहनत कर दूंगा मैं आपके लिए। तो दोनों वायर को फोर्स F से लगा दिया आपने, बताओ इस सिस्टम की एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो हो जाएगी। इफ एक्सीलरेशन जीरो हो गया तो इसके अंदर का रिस्टोरिंग फोर्स दोनों जगह सेम हो जाएगा, दोनों वायर में रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा, F ही हो जाएगा। मींस दोनों वायर का रिस्टोरिंग फोर्स सेम हो जाता है, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ये दोनों वायर सीरीज में है। सो मैंने लिख दिया टू रॉड्स आर इन सीरीज, तो दोनों वायर में रिस्टोरिंग फोर्स सेम हो जाएगी और वो क्या हो जाएगी, एफ एफ ही हो जाएगी। हम लोग लिखते हैं फेमस फॉर्मूला हमारा, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस क्या हो जाता है भाई, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन लेंथ अपॉन लेंथ। चलो चेंज इन लेंथ लिखें तो y नीचे आ जाएगा, l ऊपर चला जाएगा। देखो एफ आर अपॉन ए अरेंज कर लिया यहाँ से, तो बच्चों वाली बात है, आप खुद कर लोगे, है ना, पॉज करके कर लो नोटबुक पे, ये हो गया। अच्छा एरिया को मैं पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, सिलेंड्रिकल वायर की क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसी होगी, सर्कल वाली एरिया हो जाएगी, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो लिख दिया रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन पाई आर स्क्वायर इनटू एल अपॉन वाई। आई होप यहाँ तक समझा, ओके। अच्छा देखो इन दोनों वायर में क्या क्या सेम है, रिस्टोरिंग फोर्स सेम है, रिस्टोरिंग फोर्स सेम हो गया, दोनों वायर सेम मटेरियल का बना है तो वाई सेम हो गया, पाई तो नंबर है। मुझे डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, एल अपॉन आर स्क्वायर। डेल्टा एल विल बी रिटन एज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एफ आर एंड पाई एंड वाई दीज थ्री आर कांस्टेंट फॉर बोथ वायर्स, है ना। चलिए अब ये बचपन से पढ़ा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो रेशियो लिख दो। तो मान लो मुझे डेल्टा L1 अपॉन डेल्टा L2 लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, L1 बाय L2 इंटू R2 बाय R1 का होल स्क्वायर। इसको देख के ये लिख सकते हो आप लोग ना, तो 11th के बच्चे हो, जे वाले बच्चे हो या नीट वाले बच्चे हो, तो बच्चों वाली खेल है आपके लिए, है ना। चलिए लेंथ L1 फर्स्ट वायर की लेंथ कितनी थी 12, सेकंड वायर की लेंथ क्या L है, तो 12 अपॉन L लिख दिया, इसको वैल्यू पुट कर दिया यहाँ पे। R2 मींस दूसरे वायर की रेडियस क्या है R है, पहले वायर की रेडियस क्या है 2R है, तो पुट कर दिया।
देखो एल एल कैंसिल हो जाता, 2 हो जाता, आर आर कैंसिल हो जाता, 1/4, 2/4 क्या हो जाती, 1/2 मीन्स 0.5। अब मैंने क्या निकाला है, इलोंगेशन का रेशियो फर्स्ट एंड सेकंड का। पूछा क्या है, पूछा है पहले थिन अपॉन थिक, मतलब डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल टू नहीं बताना है, डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा वन बताना है। मैंने जानबूझ के ऐसे कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे बच्चे ये 1/2 देखते, 0.5 देखते, अरे 0.5 मैच कर गया, बी टिक किया, आगे बढ़ गए, घर आ गए, घर आके पता चला यार सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में मान लो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, नेगेटिव मार्किंग -1 है, तो मिलना चाहिए था 4, मिल जाएगा -1, 5 मार्क्स का घटा हो जाएगा आपको, सिर्फ सिली मिस्टेक, थोड़ी सी मिस्टेक, ये नहीं करना है। और मैं बार बार ये आपको बताता रहूंगा ताकि आपके ब्रेन में ये बैठ जाए, किस तरह के सिली मिस्टेक तो बिल्कुल नहीं करना है। ओके, चलिए भाई आंसर क्या हो जाता है, डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू नहीं, मैं निकालना डेल्टा थिन एल थिन अपॉन डेल्टा एल थिक, मींस थिन वायर मैंने 2 लिखा था, मींस डेल्टा एल टू अपॉन डेल्टा एल वन। ऑब्वियसली डेल्टा एल वन अपॉन डेल्टा एल टू 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाता है 2। ऑप्शन में चेक करो भाई 2 है क्या, हाँ सी है। देखो जेई वाले कितने तेज हैं, बी में 0.5 लिखा है, इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, जल्दी जल्दी में आप बीटिक कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा, आंसर क्या होगा, सी। आई होप ये समझ में आया। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ वायर हम लोगों ने डिस्कस किया, पैरेलल किया है, मिक्स भी कर लिया है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या है भाई, a pressure of a medium is changed from 1.01 into 10 to the power 5 pascal to 1.165 into 10 to the power 5 pascal, मतलब प्रेशर बढ़ गया, प्रेशर बढ़ा तो वॉल्यूम कम होगी, है ना, प्रेशर बढ़ गया बाहर में तो वॉल्यूम क्या होगी, कम हो जाएगी। जिस मीडियम में वो रखा गया है उसकी प्रेशर बढ़ गई है, ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एंड चेंज इन वॉल्यूम इज 10% कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर नहीं है, टेम्परेचर कम या ज्यादा होने से भी वॉल्यूम चेंज होता है, लेकिन कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर का कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं है। ये चेंज इन वॉल्यूम क्यों हो रही है, क्योंकि प्रेशर चेंज होने से, प्रेशर बढ़ा है तो ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम क्या होगी, कम हो जाएगी। कितने परसेंट से कम हो रही है, 10% से कम हो रही है। दोनों बात समझ में आ गई है, इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम दिया हुआ है परसेंटेज में, है ना। द बल्क मॉडुलस ऑफ मीडियम इज, तो ये 2005 एडवांस का प्रॉब्लम, ये सब देखने के साथ ही आपको बल्क मॉडुलस तो खुद ही याद आ गया होगा कि भाई ये तो बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन है, ठीक है, करें हम लोग। चलिए, तो पहले डेल्टा पी मींस फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर कर दिया, बस ये देख लिया, ये फाइनल प्रेशर है, ये इनिशियल प्रेशर, वो माइनस वो कर दिया, P2 माइनस P1 किया, ये आ गया। चेंज इन वॉल्यूम, अब देखो 10% लिखा है, इसका मतलब डेल्टा V बाई V 10% है, इसका मतलब 1/10 है, डेल्टा वी बाई के वी की वैल्यू क्या होगी, 1/10। चेंज इन प्रेशर गिवन है, डेल्टा वी बाई वी गिवन है। अब बल्क मॉडुलस आप जानते हैं क्या था डेफिनेशन में, चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल्टा वी बाई वी, वैल्यू पुट करना है, डेल्टा पी यहाँ से लाया, डेल्टा वी अपॉन वी यहाँ से लाया, सॉल्व किया, ये आ गया। सो सिंपल इजंट इट, है ना। चलिए ये आंसर कौन सा दिख रहा है मुझे, डी ऑप्शन दिख रहा था, डी हमारा आंसर हो गया, टिक कर लिया। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन हो गया। आप लोग तो पॉज करके क्वेश्चन लिख लो, सॉल्यूशन लिख लो प्यार से, है ना, और एक बार देख लो, हाँ समझा। और एंड टाइम में जब भी आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एंड में तो ये करना ही चाहिए, जेई के हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए ताकि जेई की फीलिंग आए, या नीट एंट्रेंस वाले हो तो नीट को क्वेश्चन करने चाहिए ताकि नीट की फीलिंग आए, एक्चुअली कहता क्या है, पूछता क्या है। ओके, आगे बढ़े हम लोग, बिल्कुल। चलिए ये भी 2003 एडवांस का प्रॉब्लम है। Question है, the adjacent graph shows the extension delta L of wire of length 1 meter suspended from the top of the roof of at one end and a load W connected to the other end. ये समझ में आ गया, एक सीलिंग है, वहां पे वायर है, नीचे में मास लगा हुआ है, और वो जो मास लगा हुआ है उसके कारण जो वेट है या लोड है वो W है, मींस mg की वैल्यू W दिया हुआ है। ऑब्वियसली एक वायर को आप सीलिंग से लगा लोगे, नीचे में कोई मास रख दोगे, उस वायर की लेंथ चेंज हो जाएगी, और उसी चेंज इन लेंथ को हम लोगों ने लिखा है डेल्टा एल। उस वायर की ओरिजिनल लेंथ क्या थी, 1 मीटर, ठीक है, और कितना वेट आपने नीचे में लोड किया है, W। If the cross-sectional area of wire is 10 to the power minus 6 meter square, area of cross-section of wire given है 10 to the power minus 6 meter square, calculate from the graph the Young's modulus of material.
आपको इस ग्राफ से यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल निकालनी है। देखो यहाँ पे डेल्टा एल लिख दिया और यहाँ पे वेट रख दिया। डेल्टा एल अपॉन वेट का ग्राफ है। हमें ग्राफ किसकी बनाने की आदत है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। किसकी बनाने की आदत है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो पहले हम लोग ऑब्वियसली प्रोपोर्शनैलिटी वाला लिमिट में ही ये चल रहा होगा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन है, तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। इसके ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, सॉल्व करें हम लोग। चलिए, क्या हम लोग जानते हैं, देखो ये सिचुएशन समझ लो, वायर को हम लोगों ने सीलिंग से अटैच किया है, नीचे में एक मास लगा दिया है, इसके कारण mg नीचे लगता है, इस पे टेंशन t ऊपर लगता है, t की वैल्यू mg हो जाती, mg की जगह क्या यूज करना है? w, और इस वायर की लेंथ 1 मीटर है। तो बताओ लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होती है? रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या होता है? डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक है, तो यंग्स मॉडुलस को लिखना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एल ऊपर चला जाएगा, डेल्टा एल नीचे आ गया, ऐसे अरेंज कर लिया हम लोगों ने, ये होगी यंग्स मॉडुलस। चलिए, क्या रीस्टोरिंग फोर्स mg होगा? हाँ होगा। या वेट होगा? हाँ होगा। अब थ्रू स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, हम लोग इसमें से किसी भी एक पॉइंट का वैल्यू ले लो। तो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे क्या दिख रहा है? 20, तो 20 रख दिया, कोई भी रख लो, 20 देखा, 20 रख दिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्वेश्चन में गिवन था, कितनी थी? 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, तो वो रख दी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू एल। ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर क्या था? 1 मीटर। डेल्टा एल, अच्छा इस 20 के करस्पॉन्डिंग ही आप डेल्टा एल को लिखो। 20 के करस्पॉन्डिंग डेल्टा एल क्या है? 1, और देखो डेल्टा एल क्या लिखा है? 10⁻⁻4 मीटर में लिखा हुआ है, तो 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर उस 20 वेट के लिए करस्पॉन्डिंग डेल्टा एल हुआ, तो वो लिखता है 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। सॉल्व किया, ये आ गया आंसर, ये हो गया आंसर हमारा। अच्छा, आप 20 की जगह 40 ले लेते आप W की वैल्यू, तो 40 के करस्पॉन्डिंग आपको डेल्टा एल लेना पड़ता है 2 इंटू 10⁻⁻4, आंसर सेम आता है। ओके, बड़ा ही सिंपल सा फॉर्मूला है और बहुत सी सिंपल सा क्वेश्चन है, हमारा आंसर आ गया। आगे बढ़ जाए, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांस 1998। A given quantity of an ideal gas is at pressure P and absolute temperature T. The isothermal bulk modulus of gas is आपने लेक्चर देखा है, आंसर बोलो क्या होता है? प्रेशर P। Isothermal bulk modulus of gas is P, pressure of the gas. अच्छा, एडियाबैटिक बल्क मॉडुलस ऑफ गैस क्या बताया था हम लोग ने? गामा इंटू पी, है ना, गामा इंटू प्रेशर ऑफ गैस। गामा क्या होता था? सीपी अपॉन सीवी होता था, है ना। तो इसका आंसर तो पहले से याद है, पी, यहीं टिक कर लेते हैं। बस मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ कि आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस पी क्यों होता है, प्रेशर क्यों होता है, ठीक है, डिस्कस कर ले। चलिए, क्या हम लोगों को आइडियल गैस इक्वेशन पता है? यस, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। क्या इससे आपको ये लिखना आता है? हाँ आता है, पीडीवी डिफरेंशियल फॉर्म पीडीवी प्लस वीडीपी इज इक्वल टू, देखो एनआरटी, तीनों कांस्टेंट है, आइसोथर्मल प्रोसेस जो टेम्परेचर कांस्टेंट है ही, नंबर ऑफ मोल्स हम लोग चेंज कर नहीं रहे हैं, और आर तो कांस्टेंट होता है, ये तीनों कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएशन करते तो जीरो आ जाती है। मान लो इससे डायरेक्ट किसी को नहीं लिखना हो तो किसी भी एक वेरिएबल, इस पूरे को P से डिफरेंशिएट कर लो या V से डिफरेंशिएट कर लो, सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। चलिए इसको रीअरेंज करें तो कर लेते हैं हम लोग, हमें P निकालना है, देखते हैं। तो मैं इसको इधर ले गया तो ये हो जाएगा माइनस वी इंटू डी पी, और डी वी नीचे आ गया, तो P की वैल्यू क्या हो जाती है? माइनस डी पी अपॉन वी अपॉन डी वी, चलिए आ जाता है। बल्क मॉडुलस याद है आपको? यस, माइनस ऑफ डी पी अपॉन डी वी बाई वी, वी ऊपर चला जाता तो क्या लिखते हैं? माइनस डी पी इंटू वी अपॉन डी वी, ये होता है बल्क मॉडुलस। यहाँ पे P की वैल्यू ये आई है, माइनस डी पी इंटू वी अपॉन डी वी, और यहाँ बल्क मॉडुलस ये होता है, isn't it? बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू P। yes, bulk modulus in case of isothermal process of gas is pressure of the gas। क्या तो क्या बात है, वेरी गुड, प्रेशर ऑफ द गैस। आपको तो ऐसे मूवी की तरह वीडियो नहीं देखना है आपको, है ना, आराम से रुक के क्वेश्चन लिख लिया। अच्छा, आप मॉड्यूल में तो आपके ये क्वेश्चंस होते ही हैं, सीक्वेंस में नहीं होते बट ये क्वेश्चन होते ही हैं, तो आप इसको क्वेश्चन नहीं भी लिखा तो इसका सॉल्यूशन लिख लिया नोटबुक में, समझ में आएगा, बार बार रिवीजन करोगे और समझते जाना, एक एक बात को बारीकी से समझनी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, एडवांस का प्रॉब्लम है 1989 का। Two rods of different materials having coefficient of thermal expansion alpha 1 alpha 2 and Young's moduli, moduli is plural of modulus, y1 and y2 respectively, means wire 1 के लिए linear expansion का coefficient जो है
अल्फा 1 है एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर y2 इज अल्फा 2, यंग्स मॉडुलस y1 और y2 है y12 का. They are fixed between two rigid walls. The rods are heated such that they undergo the same increase in temperature. मतलब दोनों वायर की जो टेम्परेचर है आप सेम अमाउंट से इंक्रीज कर दिए और दोनों वायर वॉल के बीच में फिक्स है. जैसे मान लो ये पेन ले लिया, ये वायर है, दोनों तरफ फिक्स कर दिया और वायर की टेम्परेचर को मैंने इंक्रीज कर दिया. याद आ रहा है डिस्कशन वीडियो? यस. क्या इस वायर की लेंथ बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी. सारा डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं और यहाँ पे कर लेते हैं सॉल्व. जिसने डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं किया वो भी कर सकते हैं यहाँ सॉल्व, क्योंकि मैं तो बहुत बेसिक से सॉल्व कर रहा हूँ आपको. देयर इज नो बेंडिंग ऑफ द रॉड, ये था जंक्शन हम लोगों ने माना ही था. इफ अल्फा 1 is to alpha 2 is given 2 is to 3, the thermal stresses developed in the two rods are equal provided. अच्छा, अल्फा 1 is to alpha 2 given है 2 is to 3. क्वेश्चन में गिवन है कि इफ थर्मल स्ट्रेस दोनों वायर में या दोनों रॉड में सेम हो तो उसके लिए y1 is to y2 का रेशियो बताना है. मतलब दोनों वायर में थर्मल स्ट्रेस सेम हो तो y1 is to y2 का रेशियो क्या होगा, और ये ऑप्शन दिए हुए हैं. ओके, आई होप आप पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ लो, है ना. एक रिलेटेड डायग्राम बना लेते हैं हम लोग इस पे. तो डायग्राम बना लिया, वॉल के बीच में वायर है, ठीक है, और वायर का टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया. वायर को एक्सपेंड होने की टेंडेंसी होगी, बट वायर के दोनों साइड में आपने वॉल रख दिया है तो वॉल इसको एक्सपेंड होने देगा नहीं, है ना. ये सिचुएशन याद आ गया हमें. चलिए, तो इसका मतलब ये दोनों वायर वॉल है, इस पे वायर पे अंदर की तरफ फोर्स लगाता होगा जिसके कारण रॉड की लेंथ कम होनी चाहिए, है ना. और टेम्परेचर इंक्रीज करने के कारण लेंथ बढ़नी चाहिए, और जितनी टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितनी बढ़नी चाहिए उतना ही फोर्स के कारण इफ कम हुआ तो आप कहेंगे वायर में लेंथ चेंज नहीं होगा, और ये सिचुएशन वही है. चलिए, इन दोनों फोर्स के कारण आप देखो दोनों वॉल इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएगा. दोनों इन पे क्यों लगाएगा? इस रॉड की एक्सीलरेशन क्या है? 0 है. ऑब्वियसली दोनों इन पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगना चाहिए, और जब किसी रॉड पे इक्वल अपोजिट फोर्स लगता है तो अंदर की रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाती है? यही एक्सटर्नल फोर्स हो जाता है, राइट. लिख दिया हम लोगों ने, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन. तो स्ट्रेस क्या होती है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इनटू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन लेंथ. लेट इस फोर्स के कारण कितनी लेंथ कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए, तो लेट वो डेल्टा x1 कम होनी चाहिए. मैंने लिख दिया डेल्टा x1 अपॉन लेंथ l. तो डेल्टा x1 की वैल्यू आ जाएगी, बस रीअरेंज कर लिया हमने, l ऊपर चला गया, y नीचे हो गया, रीअरेंज किया, ये मींस इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण इतनी लेंथ कम होनी चाहिए. अच्छा, वायर का आपने टेम्परेचर बढ़ाया है, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसमें थर्मल एक्सपेंशन होना चाहिए, होना चाहिए. कितनी होनी चाहिए? याद करो, चेंज इन लेंथ ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू l अल्फा डेल्टा t. अच्छा, इस वायर में क्या कोई लेंथ चेंज हुआ? नहीं हुआ. दोनों तरफ से आपने वॉल तो लगा के रख दिया. इस वायर की इनिशियल लेंथ l है, फाइनल लेंथ भी l है. वो कब हो सकता है? जब ये दोनों इक्वल हो जाए. जितने से कम होना चाहिए और जितने से बढ़ना चाहिए वो इक्वल हो जाए तो आप कहोगे लेंथ चेंज नहीं होगा. बस इन दोनों को मैं इक्वेट कर लेता हूँ. तो मैंने लिख दिया डेल्टा x1 इज इक्वल टू डेल्टा x2, बस अरेंज कर दिया, इसको यहाँ से रख दिया और इसको यहाँ से रख दिया, L L कैंसिल हो गया. बताइए हमें निकालना क्या था? स्ट्रेस पे. स्ट्रेस दोनों वायर का सेम होना चाहिए, तो F अपॉन A की वैल्यू क्या हो जाती है? Y ऊपर चला जाता, तो Y अल्फा डेल्टा T. याद करो F अपॉन A को मैं क्या लिख सकता हूँ? सिग्मा या स्ट्रेस. तो कैन आई राइट स्ट्रेस इन दिस केस इज इक्वल टू Y अल्फा डेल्टा T. ठीक है. अब क्वेश्चन में क्या था कि दोनों वायर में स्ट्रेस सेम हो तो आप यंग्स मॉडुलस की रेशियो निकालिए. ठीक है, दोनों में स्ट्रेस सेम हो, मींस सिग्मा की वैल्यू दोनों वायर के लिए सेम हो, चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम था, इजंट इट? कह सकते हैं दोनों वायर के लिए y into अल्फा का प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए. सिग्मा सेम, डेल्टा t सेम. कैन आई से दैट y into अल्फा इज कांस्टेंट फॉर बोथ वायर. सो कैन वी से y1 अल्फा 1 is equal to y2 अल्फा 2, है ना. y अल्फा इज कांस्टेंट. कैन वी से y1 अल्फा 1 is equal to y2 अल्फा 2? यस. Or can we say that y1 is to y2 is equal to alpha 2 is to alpha 1? यहीं से बोल सकते हैं ये सब, नहीं तो लिख के कर लो y1 alpha 1 is equal to y2 alpha 2. तो बताओ y1 अपॉन y2 क्या होता है? alpha 2 अपॉन alpha 1 हो जाता है. लिख लेंगे. अच्छा y1 अपॉन y2 निकालना था और ये क्या आना चाहिए? alpha 2 अपॉन alpha 1.
और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, अल्फा 1 is to अल्फा 2 गिवन है 2 is to 3, तो अल्फा 2 is to अल्फा 1 क्या हो जाता 3 is to 2, तो लिख दिया 3 is to 2, यही हमारा हो गया आंसर। आंसर देख लें, हाँ है 3 is to 2। आईटी देख तो 2 is to 3 ऊपर दे दिया, मतलब गलत करने का चांस है तो ऊपर कर लोगे आप, करना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। आईटी गिव्स यू 2 to 3 मिनट्स और 2 to 3 मिनट्स में ये सॉल्व हो जाएगा आपसे, है ना, प्रैक्टिस रहेगी तो 3 is to 2 हम लोगों ने टिक कर दिया, सी हो गया आंसर इसका। चलिए भाई आगे बढ़े हम लोग, 7th नंबर क्वेश्चन, एडवांस का ही प्रॉब्लम है। फॉलोइंग 4 वायर्स आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल, which of these will have the largest extension when the same tension is applied? वायर की लेंथ डायमीटर गिवन है, वायर सेम मटेरियल से बना हुआ है, मींस चारों वायर जो लिया गया है यहाँ पे सबकी यंग्स मॉडुलस सेम होगी, तो आपको बताना है, और सब में टेंशन भी सेम लिया है, मींस सबका रीस्टोरिंग फोर्स भी सेम है, तो बताना है किसमें सबसे ज्यादा एक्सटेंशन होगा, मतलब किसके लिए डेल्टा एल की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। और करो यंग्स मॉडुलस कुछ ज्यादा पूछा जा रहा है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन सबसे ज्यादा पूछा जा रहा है। क्या आपने देखा हम लोग जब वीडियो बना रहे थे, डिस्कशन लेक्चर्स में बना रहा था, तो सबसे ज्यादा एम्फेसिस हम लोगों ने लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस एंड लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन पे दिया और उसको प्रायोरिटाइज किया वीडियो बनाने वक्त, है ना, उसको सबसे आगे में रखा और सबसे ज्यादा स्पेस दिया, क्यों आपको समझ में आ रहा होगा। ओके तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए लेंथ 4 ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी, चारों को जज करते हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। longitudinal stress is equal to what? Longitudinal stress is equal to Young's modulus into longitudinal strain, रट गया, याद हो गई करते करते। और longitudinal stress क्या होता है, restoring force upon area is equal to y into longitudinal strain क्या होता है, change in length upon length। क्या change in length को rearrange कर दें, L ऊपर y नीचे, delta L is equal to restoring force L upon y। restoring force क्या होता है, टेंशन, और क्वेश्चन लिखा है सबके लिए टेंशन क्या है, सेम है, सेम टेंशन, और वायर भी सेम है, मतलब टेंशन भी सेम, यंग्स मॉडुलस भी सेम, है ना। याद करो यंग्स मॉडुलस डिपेंड करता है वायर की मटेरियल पे, मतलब कॉपर कॉपर का सेम, कॉपर आयरन का अलग अलग, अलग अलग मटेरियल तो यंग्स मॉडुलस अलग अलग, यहाँ पे कह दिया सेम मटेरियल है तो यंग मॉडुलस सेम हो जाएगा। तो मैंने एफ आर इंटू एल अपॉन वाई लिखा था, एफ आर इंटू एल अपॉन वाई, ए को मैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को पाई डी स्क्वायर बाय 4 लिख दूं, है ना, डी रिप्रेजेंट डायमीटर, है ना, तो हो गया, ये लिख दिया यहाँ से, डेल्टा एल की वैल्यू आ गई। अच्छा देखते हैं इसमें चारों वायर के लिए क्या क्या सेम है, एफ आर सेम है, यस, वाई सेम है, यस, पाई सेम है, यस, 4 नंबर सेम है, यस, तो ये सब चारों वायर के लिए सेम है। क्या मैं डेल्टा एल को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाय डी स्क्वायर लिख सकता हूँ, यस, चारों वायर को कंपेयर करना हो तो मैं डेल्टा एल को लिख सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन डी स्क्वायर। एल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर, डी क्या है, डायमीटर ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, ठीक है। चलिए अब चारों वायर में डेल्टा एल किसकी ज्यादा है, उसके लिए क्या करें, एल अपॉन डी स्क्वायर के रेशियो को निकाल के देख लेते हैं, जिसके लिए एल अपॉन डी स्क्वायर का रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसकी एक्सटेंशन सबसे ज्यादा होगी, और हमें पूछा गया है लार्जेस्ट एक्सटेंशन ही, मतलब एल अपॉन डी स्क्वायर चारों के लिए कर लेते हैं। पहले के लिए देखो एल की वैल्यू 50 सेंटीमीटर, डायमीटर 0.5 mm, तो 50 सेंटीमीटर अपॉन 0.5 mm मींस 1/2 mm का होल स्क्वायर क्या होता है, 1/4 mm का होल स्क्वायर, तो ये होगी 200 सेंटीमीटर अपॉन mm स्क्वायर, मतलब इतना ही करके देख लेंगे ना, इतने से ही आंसर आ जाएगा, तो बार बार लिखने का सब कुछ। दूसरे वायर के लिए देखो लेंथ 100 सेंटीमीटर है, डायमीटर 1 मिलीमीटर है, तो दूसरे के लिए 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 mm का होल स्क्वायर, तो 100 सेंटीमीटर पर mm स्क्वायर आ गया। तीसरे के लिए L गिवन है 200 सेंटीमीटर, डायमीटर 2 mm, तो लिखा 200 सेंटीमीटर अपॉन 2 mm का होल स्क्वायर, तो 50 सेंटीमीटर अपॉन mm स्क्वायर। तीसरे फोर्थ के लिए 300 सेंटीमीटर, डायमीटर 3 mm, तो 300 L अपॉन डी स्क्वायर करना है, तो 300 सेंटीमीटर अपॉन डी मतलब 3 mm का होल स्क्वायर, ये आ गया 100/3 सेंटीमीटर अपॉन mm स्क्वायर। जिसका L अपॉन डी स्क्वायर का रेशियो सबसे ज्यादा, उसमें एक्सटेंशन सबसे ज्यादा, किसमें दिख रहा है आपको, सबसे ज्यादा ए में दिख रहा है, यस 200 है ये, तो इसमें सबसे ज्यादा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। आई होप समझ में आया, बड़ा प्यारा सा स्वीट सा सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक के जितने मैंने 7 क्वेश्चंस लिए थे सब में एक ही ऑप्शन राइट था, है ना। अब हम लोग आईआईटी का पैटर्न है, ये मेंस का पैटर्न नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं मेंस के बच्चे छोड़ दो, डिस्कशन से सीखेंगे ना, वो नॉलेज इंपॉर्टेंट है हमें, है ना, उसी नॉलेज को अप्लाई करेंगे, ठीक है।
तो ये डायरेक्टली वन और मोर करेक्ट ऑप्शन तो हमारे मेंस में नहीं आते हैं, लेकिन मेंस के बच्चे को भी इस डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। इनफैक्ट मेडिकल के बच्चे को भी करना चाहिए, ताकि बेसिक नॉलेज का डिस्कशन होगा। और नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, है ना, नॉलेज के बेसिस पे ही आप अप्लाई करने वाले हो, है ना। चलिए, अच्छा इसके पहले एक बात कर लें, तो आप लोगों की आईआईटी मेंस एंड नीट की प्रिपरेशन कैसी चल रही है ना, कमेंट करके बताइए आप लोग, है ना, कि आपकी ये प्रिपरेशन कैसी चल रही है, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कैसी चल रही है, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग वन और मोर करेक्ट ऑप्शंस पे। क्वेश्चन नंबर 8, इन प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व्स फॉर टू मटेरियल्स P and Q, है ना, फॉर प्लॉटिंग स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व फॉर टू मटेरियल, दो अलग अलग मटेरियल लिया है P and Q, मतलब दोनों की यंग्स मॉडुलस तो अलग होगी। और कौन सा आप लोग कर्व बना रहे हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। A student by mistake puts strain on y-axis and stress on x-axis. Usually जब हम लोगों ने कर्व बनाया था, हम लोगों ने कैसा कर्व बनाया था, y-axis पे स्ट्रेस रखा था एंड x-axis पे स्ट्रेन रखा था। स्टूडेंट गलती से y-axis पे स्ट्रेन लेने लगा और x-axis पे स्ट्रेस लेने लगा, as shown in the figure. Then correct statement is R, मतलब एक से ज्यादा करेक्ट स्टेटमेंट हो सकते हैं। 2015 एडवांस का प्रॉब्लम है, और वो ग्राफ इन्होंने ऐसा दे दिया, ये स्ट्रेन लिख दिया, यहाँ पे स्ट्रेस लिख दिया, पी के लिए बनाया तो ये ग्राफ पहले जानते हो स्ट्रेट लाइन जाता है, फिर वो यहाँ तक लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी होती है, वहां तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो स्ट्रेट लाइन जाएगा, फिर कर्व हो जाएगा, और पी पॉइंट याद है ब्रेकिंग स्ट्रेस स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता था, पी तक पहुंच गया तो पी के बाद आपने स्ट्रेन बढ़ाया तो वो टूट जाएगा, है ना। वैसे यहाँ पे देखेंगे ये स्ट्रेट लाइन पे गया और फिर ये टेढ़ा हो गया कर्व, और इस पॉइंट से ज्यादा आप जाते, ये डॉटेड लाइन देखो बोल्ड डॉटेड बना दिया, इससे ज्यादा आप स्ट्रेन क्रिएट करोगे तो ये टूट जाएगा, मतलब उससे ज्यादा वो टूट जाएगा। तो यहाँ पे एक टर्म होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मींस व्हाट, स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है, एक स्ट्रेस की अमाउंट होती है जहां पे वायर टूटना शुरू होगा। अच्छा बताओ पी एंड क्यू को कंपेयर करें, किसको, टेंसाइल स्ट्रेस पे स्ट्रेंथ पे आपको कमेंट करना है, किसको कंपेयर करना होगा, जहां पे ब्रेक होने वाला है उसका करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस देखना है। तो देखो पी का स्ट्रेस देखो, ये डॉट, अच्छा क्यू का देख लेते हैं, क्यू का बनाया मैंने डॉट 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 क्या है, उसकी स्ट्रेस यहाँ पे आई क्यू के लिए। अच्छा पी का आप वही पॉइंट को आप पीछे बढ़ाते, है ना, ऐसे ऐसे, तो किसके लिए स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ज्यादा आती, पी के लिए ज्यादा आती, मतलब P का टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हुआ, याद हो गया। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं, जिसका ब्रेकिंग पॉइंट का करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस ज्यादा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा। तो इस डायग्राम में किसका आपको ब्रेकिंग पॉइंट का स्ट्रेस ज्यादा दिख रहा है, Q का कम दिख रहा है और P का ज्यादा दिख रहा है। तो P का ज्यादा दिख रहा है तो आप कहेंगे P हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन Q। ऑप्शन ए वही है, ऑप्शन ए वही है, ये डिस्कशन आप याद रखेंगे, ऑप्शन ए मेरा तो राइट हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं, बी इज, अच्छा ऐसे क्वेश्चंस में जहां पे मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो तो आपको हर एक ऑप्शन चेक करना पड़ता है, ये नहीं कि ए टिक करके आगे बढ़ गए, बी सी डी चारों ऑप्शन राइट हो सकते हैं, कोई एक भी ऑप्शन राइट हो सकता है, ये भी ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन को चेक करते हैं, पी इज मोर डक्टाइल देन क्यू। अब डक्टाइल कैसे देखते थे आप देखते थे डक्टाइल कैसे देखते थे, जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट कम खत्म हुई है ना, जैसे यहाँ इस डायग्राम देखो, मैं स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस बनाऊंगा तो ऐसे जाता, यहाँ पे डक्टिलिटी खत्म हो जाती है ना, ए और बी के बीच में देखते हैं ना, ए से चलते और डी, ए से डी ज्यादा दूर हो जाए, ए से डी ज्यादा दूर हो जाए तो वो ज्यादा डक्टाइल होता था, है ना, ए से डी ज्यादा दूर हो जाए तो ज्यादा डक्टाइल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यू और पी को देखो ध्यान से, क्यू यहाँ तक आया और उसके बाद थोड़ा सा ही स्ट्रेन आप कर पाओगे, यहाँ इस एक्सिस पे देखो, यहाँ तक प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट चल रही है, इसके बाद ये फर्दर इतना ही जा पाएगा, है ना, मतलब थोड़ा सा ही स्ट्रेन आप दोगे तो वो ब्रेक कर जाएगा, मतलब थोड़ा सा ही इसमें डक्टिलिटी है ना, मतलब कहां से देखना होता है, जहां पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट खत्म हुई है वहां से ब्रेकिंग लिमिट के लिए करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन का आप विड्थ देखो कितना है, यहाँ पे देखते यहाँ से यहाँ तक जाता है, और इसके लिए देखते यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट खत्म हो रही है और यहाँ पे ब्रेक करेगा, इजंट इट, वो वाइडर आएगा स्ट्रेन एक्सिस पे जाओगे तो हाँ ज्यादा आएगा। तो जिसका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट से लेके ब्रेकिंग पॉइंट
के लिए करस्पॉन्डिंग स्ट्रेन ज्यादा होगा, वो विड्थ ज्यादा होगी, वो इंटरवल ज्यादा होगा, वो ज्यादा डक्टाइल होगा। क्लियर है? हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, P is more ductile than Q। यस, हमने लिख दिया P is more ductile than Q। हर एक स्टेटमेंट जो मैं बोल रहा हूं उसे प्लीज लिख लीजिए और फिर उसको ऑब्जर्व कीजिए। ओके, चलिए सी पॉइंट जाते हैं। P is more brittle than Q, नहीं, जो ज्यादा डक्टाइल होता है वो कम ब्रिटल होता है ना। आप कह सकते हैं Q is more brittle than P, तो सी ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। ए और बी राइट है अभी तक, सी रॉन्ग हो गया, सी टिक नहीं करेंगे। डी, यंग्स मॉडुलस ऑफ P is more than यंग्स मॉडुलस ऑफ Q। यंग्स मॉडुलस देखते कैसे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी वाले से। देखो यहाँ आ जाते हैं हम लोग, यहाँ आ गए प्रोपोर्शनैलिटी, स्ट्रेन स्ट्रेस प्रोपोर्शनैलिटी पे आ गए। अब याद करो, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन होता है। कहाँ पे? प्रोपोर्शनैलिटी मींस ओरिजिन से ए तक ही वैलिड है, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेन वर्स स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या हो जाता? तो स्ट्रेस यहाँ ले जाते, y इधर ले जाते, 1 बाय y हो जाता। स्ट्रेन अपॉन स्ट्रेस क्या हो जाता? 1 बाय y। और इस ग्राफ में स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इस रीजन में जहां पर प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट है, इजंट वो tan थीटा हो जाता है, स्लोप हो जाता है। यस, मींस tan थीटा इज 1 बाय y, तो y क्या हो जाएगी? 1 बाय tan थीटा। अब बताओ, जिसके लिए थीटा कम होगा उसके लिए tan थीटा कम होगा और उसके लिए y ज्यादा होगा। जिसके लिए थीटा कम होगी उसके लिए tan थीटा भी कम होगा और उसके लिए y ज्यादा होगी। बड़ा सिंपल है। तो इन दोनों में देखो, P के लिए थीटा कम है या Q के लिए कम है? Q के लिए कम है। Q y एक्सिस से देखो, स्ट्रेस एक्सिस से देखना, ये थीटा, तो यहाँ से मैंने थीटा देखा तो किसके लिए कम हुई? Q के लिए कम होगी, P के लिए ज्यादा होगी, ठीक है। तो Q के लिए थीटा कम है तो Q का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, P का कम होगा, तो ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन डी रॉन्ग हो गया। मुझे करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना था, तो मेरा आंसर क्या हो जाता है? ए एंड बी, ठीक है। चलो हो गया। अरे यहाँ पे मैंने थोड़ा उल्टा बना लिया है, देखो स्ट्रेन वर्सेस स्ट्रेस मैंने ऐसे ना जाके उल्टा जाता, ऐसा जाता है, ऐसा है ना, उसको आप करेक्ट कर लेना, है ना। ये मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन जैसा बना दिया, ऐसा उल्टा कर लेना, बाकी सारे डिस्कशन सही है। चलो आगे बढ़े हम लोग। यस, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्वियसली मेंस में नहीं आता है, बट ये डिस्कशन आसान है, सिंपल है, और ये नॉलेज जो आएगा वो जरूरी है, तो आप इसको भी सॉल्व कीजिए आप, है ना। मेंस के बच्चे भी कीजिए और नीट वाले बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? A uniform rod of length L and density rho is being pulled along a smooth floor with a horizontal acceleration alpha। देखो डायग्राम बना दिया, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फ्लोर है, स्मूथ फ्लोर है, उसकी इस ब्लॉक जो है उसकी एक्सेलरेशन अल्फा है, उसकी लेंथ L है, लेट इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A है, मान लिया। The magnitude of stress at the transverse cross section through midpoint, मतलब ये जो मिड पॉइंट होगा L/2 पे, ये जो क्रॉस सेक्शन होगा, यहाँ पे आपको क्या पता करनी है? मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस पता करनी, इस जगह पे। तो उस जगह पे मुझे रीस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया हमारा लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस हो जाएगा, और वही आंसर का पार्ट होगा, ठीक है। यहाँ तक चले, चलो। अच्छा, ये ब्लॉक पूरा अल्फा से राइट में जा रहा है, मुझे स्ट्रेन स्ट्रेस कहाँ निकालना है? यहाँ पे स्ट्रेस निकालना है। मैं क्या करता हूँ, इस पीछे वाले हाफ पार्ट को बॉडी मान लेता हूँ, ठीक है। पीछे वाले हाफ पार्ट को L/2 मैं यहाँ पे बना लिया, ये मेरी बॉडी हो गई। अच्छा, पूरे की एक्सेलरेशन अल्फा है, तो इस पार्ट की भी एक्सेलरेशन क्या होगी? अल्फा ही होगी, तो इस पार्ट की भी एक्सेलरेशन किधर है? अल्फा है, राइट में। अच्छा, इस पार्ट की एक्सेलरेशन अल्फा राइट में है, तो इस पार्ट पे फोर्स, जो नेट फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा? राइट में लगेगा। लॉज ऑफ मोशन जानते हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास तो पॉजिटिव होती है, जिधर एक्सेलरेशन उधर ही फोर्स, नेट फोर्स। तो इस पार्ट पे नेट फोर्स किधर लगेगा? राइट पे लगेगा। वो फोर्स कौन लगाएगा? ये वाला, ये राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट पे फोर्स लगाएगा, किधर लगाएगा? राइट पे लगाएगा। उस फोर्स को, रिस्टोरिंग फोर्स को मान लो मैंने टेंशन लिख दिया, ये रिस्टोरिंग फोर्स हो गई। अच्छा, इस टेंशन की वैल्यू लिखनी होती तो क्या लिखते हैं? फोर्स इज इक्वल टू मास, इस पार्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन, तो फोर्स टेंशन इज इक्वल टू मास ऑफ दिस पार्ट इनटू एक्सेलरेशन, अल्फा लिख दिया यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन में लिख दिया भाई एक्सेलरेशन अल्फा है, तो अल्फा ही लिखेंगे। हमारी नोटेशंस की आदत क्या, एक ही आदत है, लेकिन क्वेश्चन में इन्होंने अल्फा बोला तो अल्फा ही लिखेंगे, ठीक है। इस आधे पार्ट का मास निकालने, क्या हम निकाल लेते हैं, पहले आधे पार्ट की वॉल्यूम निकाल लेते हैं। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ L/2 है, इस पार्ट की वॉल्यूम क्या होती है?
ए एल बाई टू, ये होगी वॉल्यूम, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पार्ट की मास आ गई, तो हम लोग एम डैश की जगह मास की जगह इसको पुट कर दिया, तो यहाँ पे टेंशन की वैल्यू क्या आ गई, ए एल अल्फा सॉरी ए एल रो अल्फा बाई टू। हम लोग जानते हैं रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस होती है, लिखा स्ट्रेस इज रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, बस एरिया को इधर कर लो, एरिया इधर कर दो, क्या बचेगा एल रो अल्फा बाई टू, एल रो अल्फा बाई टू, यही आंसर हो गया हमारा। तो स्ट्रेस की वैल्यू क्या हो गई, एल रो अल्फा बाई टू। डन, आंसर आ गया हमारा, यस ये आंसर है, आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। अच्छा, किसी ने डिस्कशन वीडियो को प्यार से देखा है, मन लगा के देखा है, उसके लिए तो आप आसानी से मजे से कर लोगे क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, चलिए ये 9th क्वेश्चन हो गया। 10th आ जाए हम लोग, यस आ जाते हैं। ये एडवांस 1988 का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन करके देख लेंगे, जो पुराने नए सब है। A solid sphere of radius r made of a material of bulk modulus k। जनरल नोटेशन मैं बल्क मॉडुलस का बी यूज कर रहा था, ये के लिखा तो मैं के से स्टिक करूंगा। एक सॉलिड स्फीयर है जिसकी रेडियस r है, और उस स्फीयर का जो मटेरियल है उसकी बल्क मॉडुलस कैपिटल के है, which is surrounded by a liquid in a cylindrical container। जो मैं डायग्राम पे बना दिया, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर ले लिया, उसके ऊपर पिस्टन है, उसकी मासलेस पिस्टन है, उसके अंदर वो स्फीयर रख दिया जिसकी रेडियस r है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। अब मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया a, इस मासलेस पिस्टन का ऊपर का एरिया जो सरफेस एरिया है पिस्टन का वो क्या है, a है। फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, वो है फ्लोट कर रहा है। When a mass m is placed on the piston to compress the liquid, इस पिस्टन पे आपने एक कैपिटल M मास रख दिया, तो पास्कल लॉ, तो ये पिस्टन इस लिक्विड को अंदर की तरफ कंप्रेस करेगा। तो आप जानते हैं कि F प्रेशर बढ़ा तो लिक्विड के हर एक जगह पे प्रेशर बढ़ जाएगा, तो चेंज इन प्रेशर आ गया। अच्छा, इस लिक्विड का प्रेशर बढ़ जाएगा, इस सॉलिड की वॉल्यूम कम हो जाएगी, सॉलिड की वॉल्यूम कम होगी तो सॉलिड का रेडियस भी कम हो जाएगा। वही लिखा, when mass m is placed on the piston to compress the liquid, the fractional change in radius, आपको fractional change in volume नहीं पता करना, क्या पता करना है, fractional change in radius of the sphere, डेल्टा r पर r। चले कर लेते हैं। अच्छा, इस पे मास m रखा है, इस मास m के कारण इस लिक्विड पे जो फोर्स लगना शुरू होगा वो क्या हो जाएगा, mg, तो mg लिख दिया, और इस पिस्टन की एरिया क्या है, a है, तो कितना प्रेशर एक्स्ट्रा अब लगने लगेगा, तो जितना प्रेशर एक्स्ट्रा लगने लगेगा वो हो जाएगा mg बाय a। लॉज ऑफ मोशन शायद ये आपको पता है, लिख दिया, चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू mg बाय a। ठीक है, अब आप जानते हो बल्क मॉडुलस मैंने k लिख दिया, इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपॉन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम निकालना है, तो ये उधर जाएगा तो k नीचे आ जाएगा, क्या लिखोगे, चेंज इन प्रेशर अपॉन k। व्हाट इज चेंज इन प्रेशर इन दिस केस, mg बाय, लिख दे mg बाय a इनटू k, ऐसा। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ये हो गई। अच्छा, ये स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी के लिए वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब होती है। क्या इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, नहीं लिखना आता तो क्या करो, v किसका फंक्शन, r का फंक्शन है, तो dv बाय dr करके सॉल्व कर लो, अरेंज करो, ऐसे ही आ जाएगा आपको। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, आप अरेंज करके भी लिख सकते हो। क्या करना है, जिसको नहीं आता है क्या करो, dv बाय dr कर लो, इधर भी r से डिफरेंशिएट कर लो, इधर भी r से डिफरेंशिएट कर लो, रीअरेंज करो, आपको ये आ जाएगा। अच्छा, ये लिखना तो हम लोगों ने एरर में भी सीखा था ना, ये डिफरेंशियल फॉर्म लिखना है ना, एरर से भी याद कर लो, ये फॉर्मूला ऐसा होता है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं। चलो लिख लिया, तो मुझे डेल्टा आर डी आर बाय आर चाहिए, तो 3 इधर आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, डी आर बाय आर क्या हो जाएगा, dv बाय v अपॉन 3, तो जो भी आया अपॉन dv बाय v आ गया, अपॉन 3 कर लो, वही डी आर बाय आर हो जाता है, तो ये अपॉन 3 कर लिया, ये आंसर आ गया हमारा, तो mg अपॉन 3ak। डन, यस डन। चलो आगे बढ़ जाए हम लोग, बिल्कुल आप लोग रुक के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को लिखिए, समझिए उसको, फील कीजिए। ओके, क्वेश्चन क्या है, a wire of length L and cross sectional area A is made of a material of Young's modulus Y। वायर लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, Young's modulus Y है। A wire is stressed by amount X। चेंज इन लेंथ डेल्टा L मुझे लिखने की आदत है, लेकिन इन्होंने चेंज इन लेंथ क्या लिख दिया, X, तो मैं X लिखूंगा। देन वर्क डन, आपको इसको स्ट्रेच करने में, एक्स से स्ट्रेच करने में एक्सटर्नल वर्क डन कितना करना पड़ रहा है वो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा, इनिशियली वायर अपने नेचुरल लेंथ पे थी, तो वायर की पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है, 0। वायर जब भी अपने नेचुरल लेंथ पे होता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0।
ओके, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या पड़ा था, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अपने नेचुरल लेंथ पे रहेगा तो स्ट्रेन कितनी होगी, जीरो, स्ट्रेन जीरो हो गया तो जीरो होगी पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए मैंने लिखा जब वायर इनिशियली नेचुरल लेंथ पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो गई जीरो। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने उसे कितने से स्ट्रेच कर दिया, एक्स से, तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन नेचुरल लेंथ, तो एक्स अपॉन एल लिख दिया। अच्छा, स्ट्रेस क्या होता है, यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो मुझे स्ट्रेस लिखना होता तो y इंटू एक्स इंटू एल लिख लेता। हाँ, स्ट्रेस कैन बी रिटन एज y इंटू एक्स इंटू y इंटू एक्स अपॉन एल। चलो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिख लेते हैं वायर की खिंच जाने के बाद, तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस, स्ट्रेस की जगह y इंटू स्ट्रेन लिख देता, तो y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, तो क्या हो जाता है y इंटू स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर इंटू वॉल्यूम। चल आगे बढ़े, हाफ इंटू y, स्ट्रेन की वैल्यू यहाँ से रख दी तो स्ट्रेन का स्क्वायर मींस x अपॉन l का होल स्क्वायर। अच्छा, वायर का वॉल्यूम क्या हो जाता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया a है, लेंथ l है, तो वायर की वॉल्यूम क्या हो जाती है, a इंटू l। ठीक है, थोड़ा सॉल्व कर लिया, ये आ गया, हमें बस मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ये आ गया। ठीक है, चलिए भाई, ये फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई किसकी, वायर की, ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी वायर की। तो यानी स्ट्रेच कर रहा है तो वायर वर्क डन करेगा एंड दैट वर्क डन बाय वायर विल बी इंटरनल वर्क डन, है ना। और वर्क डन बाय वायर क्या पढ़ा था हम लोगों ने, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल, मतलब जीरो माइनस ये, तो ये भी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इज दिस माइनस में। तो ये स्ट्रेच होने के समय वायर कितना वर्क कर रहा है, इतना वर्क कर रहा है, कितने माइनस में है, माइनस में है। अच्छा, हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लें, हम लोग क्या करते हैं, सिस्टम मान लेते हैं वायर को। तो इफ आपको वर्क एनर्जी थ्योरम आता है तो हम लोग क्या करते हैं, वर्क डन बाय ऑल इंटरनल फोर्स, वर्क डन बाय ऑल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, वायर की काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई क्या, नहीं हुई है, तो वायर की चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी जीरो लिख दिया। वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स और इलास्टिक फोर्स विल प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाएगा, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो पूछा है वो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स या इलास्टिक फोर्सेस, तो ये रख दिया यहाँ पे वैल्यू, क्या आ गया आंसर, प्लस में आ गया, तो y x स्क्वायर बाय इंटू a अपॉन 12 हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गई बात, यस। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है, डिस्कशन से रिवीजन भी हो रहा है थियरी का, है ना। ये कॉन्सेप्ट वीडियो देखा है और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम लोग, तो उनको तो ये भी फायदा है कि एक बार रिवीजन भी होता जा रहा है और कुछ क्वेश्चन और क्लियर होते जा रहे हैं। चलिए आगे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले पूछे जाते थे एडवांस में, है ना, उसको भी डिस्कस करेंगे। हमारा एम क्या है, कॉन्सेप्ट सीखना, आईआईटी क्या पूछना चाहता है, मेंस क्या पूछना चाहता है, उसको समझना, कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, तो इस डिस्कशन में भी सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए। क्वेश्चन क्या है, अ थिन रॉड ऑफ नेग्लिजिबल मास एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मास तो नेग्लिजिबल दे दी, अच्छा थिन रॉड नेग्लिजिबल मास स्प्रिंग जैसा, उसके थ्रू आउट द लेंथ रिस्टोरिंग फोर्स सेम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चलिए क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं, भावनाओं में नहीं बहते। A thin rod of negligible mass and area of cross section 4 into 10 power minus 6 meter square. Mass negligible है, area of cross section given है. Suspended vertically from one end has length 0.5 meter at 100 degree Celsius. अब हो क्या रहा है, देखो हो ये रहा है कि वायर को मैंने सीलिंग से ऐसे लगा दिया है, ठीक है, ओके। अब मैंने उस वायर का जो टेम्परेचर था 100 डिग्री सेल्सियस, उस वायर के टेम्परेचर को कम किया, टेम्परेचर कम किया तो उस वायर को कम होने की टेंडेंसी आएगी, है ना, कम होने की टेंडेंसी आएगी, लेंथ कम होता है, थर्मल एक्सपेंशन वाले चैप्टर में पढ़ा है, एक टेम्परेचर कम करोगे तो लेंथ कम होगा। बट it is prevented from contracting by attaching a mass at the lower end. लेकिन मैंने नीचे में वायर में नीचे में मास रख दिया, अच्छा मास लगा दोगे तो इस वायर की लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी आएगी, और टेम्परेचर कम किया तो इस वायर की लेंथ कम होने की टेंडेंसी आएगी। मतलब नीचे में मास लगाने से जितनी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी आती, उतनी ही कम होने की टेंडेंसी आनी चाहिए टेम्परेचर कम होने से, तभी उस वायर का लेंथ चेंज नहीं होगा। इतना मैंने बकबक कर दिया या बोल दिया, उसका थोड़ा रुक के फिर से सुन लो, इफ नहीं समझ में आया तो, नहीं तो मैं तो ये सॉल्यूशन में फिर से समझाऊंगा। फाइंड द मास, कितना मास लगाया, और दूसरा एनर्जी स्टोर्ड इन द रॉड गिवन फॉर द रॉड। आपको एनर्जी पहला क्या निकालना है, मास ऑफ द
मास वो निकालना है जो नीचे आपने हैंग किया है रॉड में या वायर में, और आपको एनर्जी स्टोर्ड इन रॉड पता करनी है। आपको क्या क्या गिवन है रॉड के लिए, यंग्स मॉडुलस गिवन है, एंड कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी रॉड का गिवन है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको लेनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है यहाँ तक? चलिए अब ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। अब मैंने वही बना दिया डायग्राम, एक सीलिंग ले ली, यहाँ पे एक वायर लिख दिया, नीचे में मास लगा दिया। अच्छा, इस मास के कारण इस वायर की लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी आती, कर चुके हैं, हाँ कर चुके हैं। देखिए इस मास को हमने बॉडी मान लिया, इस मास पे टेंशन ऊपर, mg नीचे, टेंशन की वैल्यू, इस मास की एक्सीलरेशन क्या होगी, जीरो होगी, रुका हुआ सिस्टम है, तो टेंशन की वैल्यू mg लिख दी। यही टेंशन क्या हो जाता है, इसका रिस्टोरिंग फोर्स हो जाता है। अब क्या करेंगे, रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू mg। अच्छा, इस मास के कारण, इस एक्सटर्नल मास के कारण इसकी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी आएगी, है ना? तो कितनी बढ़ने की टेंडेंसी आएगी वो देखते हैं। हम लोग लिखते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इनटू y इनटू स्ट्रेन। कितनी लेंथ बढ़ने की टेंडेंसी ये क्रिएट करेगा, तो मान लेते हैं डेल्टा x1 अपॉन ओरिजिनल लेंथ l। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू रख दो mg अपॉन a इज इक्वल टू y डेल्टा x1 अपॉन l। तो डेल्टा x1 की वैल्यू क्या हो जाती, l ऊपर ले जाओ y नीचे ले आओ, तो mg l अपॉन y। मतलब ये जो मास लगाया उससे इतना लेंथ बढ़ना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, mg l अपॉन y। बढ़ तो रहा नहीं है, क्यों नहीं बढ़ रहा, वो दूसरा लाइन। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ा देंगे, सॉरी टेम्परेचर कम कर दोगे तो इस वायर की लेंथ कम होनी चाहिए। कितने से कम होनी चाहिए भाई, आप जानते हो चेंज इन लेंथ विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी थर्मल एक्सपेंशन में। और हम जानते हैं कि यहाँ पे वायर की लेंथ बढ़ नहीं रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा वायर का लेंथ, मतलब जितना कम होना चाहिए और जितना बढ़ना चाहिए वो दोनों इक्वल हो गया होगा, है ना? इतना से लेंथ बढ़ना चाहिए और इतने से लेंथ कम होना चाहिए, दोनों इक्वल हो जाएगा, तब हम लोग कहेंगे लेंथ ना बढ़ा ना कम हुआ। मतलब इतना बढ़ाने की टेंडेंसी उतनी कम होने की टेंडेंसी होगी, तभी तो आप कहेंगे लेंथ बढ़ा नहीं है या लेंथ में चेंज नहीं हुआ है। इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, देखो रिपीट हो रहा है ये कॉन्सेप्ट। तो mg l अपॉन y इज इक्वल टू l अल्फा डेल्टा t, l l कैंसिल हो गया, m की वैल्यू आ गई, अरेंज कर लो, y ऊपर जाओगे g नीचे आएगा, सब की वैल्यू ऊपर से देख के नीचे पटक दो, आंसर आ जाएगा 40 kg। m की वैल्यू आ गई कितनी, 40 kg, आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब उस वायर में जैसे ही स्ट्रेस या स्ट्रेन आया तो उस वायर में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। वायर का लेंथ नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या वायर में स्ट्रेन है, हाँ है। क्या वायर में स्ट्रेस है, हाँ है। ठीक है, तो क्या उसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, हाँ है, वो निकालो। कितना खूबसूरत क्वेश्चन है डिस्कशन में, जेई का क्वेश्चन। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू हाफ इनटू स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। हाफ इनटू स्ट्रेस, अच्छा आप जानते हो ना स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, देखो यहाँ लिखा था हम लोग। स्ट्रेन क्या लिख सकते हो, स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, वो लिख दिया यहाँ पे, स्ट्रेन इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस इनटू वॉल्यूम। हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर है, ये स्ट्रेस इनटू स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस का स्क्वायर। स्ट्रेस कितनी होगी, स्ट्रेस कितना लिखा था mg बाय a, तो लिख दिया mg बाय a का होल स्क्वायर, स्ट्रेस का स्क्वायर लिख दिया, हाफ लिख दिया, इनटू 1 बाय यंग्स मॉडुलस, 1 बाय यंग्स मॉडुलस लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ वायर क्या होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। थोड़ा रीअरेंज किया तो ये आ गया, है ना, a कट हो जाता है, देखो mg का होल स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर आता, एक a कैंसिल कर देता, ये आ गया। मैं कुछ नहीं करना है, m को यहाँ से रखना है, g 10 है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस सब दिया हुआ, भर दिया वैल्यू, सब SI में है, जूल लिख दिया, इज इक्वल टू 0.1 जूल, आंसर आ गया। ठीक है, स्ट्रेस है, हाँ है, स्ट्रेन है, हाँ है, लेंथ चेंज हुआ वायर का, नहीं हुआ है, फिर भी स्ट्रेस स्ट्रेन है। ठीक है, और स्ट्रेस स्ट्रेन है तो पोटेंशियल एनर्जी भी है। आई होप ये डिस्कशन समझ में आया, और आंसर लिख दिया 0.1 जूल। ओके, आगे बढ़ जाए हम लोग, बिल्कुल। अब ये 13th क्वेश्चन लेते हैं, ये सल्स एक्सपेरिमेंट है। आप सोचोगे सल्स एक्सपेरिमेंट होता क्या है, बड़ा सिंपल सी बात होती है, मैं डिस्कशन करूंगा, बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है, उसका ओवरव्यू लेंगे हम लोग, बेसिक आइडिया क्या होता है अपने आप समझ में आएगा, और मैं जैसे डायग्राम बनाऊंगा दिखाऊंगा आपको, आपको लगेगा अरे यार आता है ये सब आता है हम लोग को। ठीक है, चलिए, इन सल्स एक्सपेरिमेंट
which is used to find Young's modulus of elasticity. Diameter of experimental wire is given, capital D is 0.05 centimeter. और डायमीटर मेजर किससे किया गया है, जिस इंस्ट्रूमेंट से किया है, मेजर्ड बाय स्केल हैविंग लीस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर. अच्छा, लीस्ट काउंट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते कहाँ है, क्या इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं? बिल्कुल नहीं. ये कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ये पढ़ते हैं हम लोग एरर एनालिसिस में. सिंपल सा लैंग्वेज समझो, लीस्ट काउंट क्या होता है. कोई भी स्केल होता है, उससे सबसे कम जो मेजर कर सकते हो वो उसका लीस्ट काउंट होता है. जैसे एक मीटर स्केल से सबसे कम क्या मेजर कर सकते हो? 1 मिलीमीटर. क्या उससे छोटा मेजर कर सकते हो? नहीं. तो आपसे पूछा जाएगा मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या होता है, कहोगे 1 मिलीमीटर. अच्छा, मान लो आप मीटर स्केल से किसी की लेंथ मेजरमेंट करोगे, तो क्या उसका लेंथ का मेजरमेंट में 1 मिलीमीटर से ज्यादा एरर कर सकते हो क्या? नहीं. अरे 1 मिलीमीटर से ज्यादा एरर कर ही नहीं सकते हो. कर रहे तो बाप पता नहीं क्या है हम लोग, है ना. मीटर स्केल से मेजरमेंट करोगे किसी की भी लेंथ का एरर 1 मिलीमीटर से ज्यादा नहीं हो सकता. मतलब लीस्ट काउंट आपको एक बात बताता है कि इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता. मतलब डायमीटर के मेजरमेंट में इससे ज्यादा एरर नहीं हो सकता, या डायमीटर के मेजरमेंट में सबसे ज्यादा मैक्सिमम पॉसिबल एरर क्या हो सकता है? 0.001 सेंटीमीटर एरर मैक्सिमम हो सकती है. चलिए नेक्स्ट. वायर की लेंथ L, कैपिटल L इज 110 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और उसको जिस स्केल से मेजरमेंट किया गया है उसकी लीस्ट काउंट है 0.1 सेंटीमीटर. मतलब इस लेंथ के मेजरमेंट में 0.1 सेंटीमीटर की मैक्सिमम एरर पॉसिबल है. अब वायर के नीचे में मैंने वेट लगा दिया. अच्छा, पहले डायग्राम दिखा देता हूँ आपको. ये डायग्राम फिर आपको समझेगा. एक सीलिंग है, वहां पे वायर लगा दिया, यहाँ पे मास रख दिया, और इसकी लेंथ चेंज एक्सेट्रा होगी. वही सब डिस्कस चल रहा है. ये डायग्राम तो याद ही अपने को, समझ में आता है ये सब. चलिए आ जाते हैं, वही चल रहा है. तो नीचे में एक वेट लगा दिया, ऑब्वियसली मास लगा दिया, उसके लिए mg की वैल्यू 50 न्यूटन हो जाती. इसका मतलब रिस्टोरिंग फोर्स 50 न्यूटन है. और आप जैसे वेट लगा दोगे उसमें एक्सटेंशन हो जाएगा. जो एक्सटेंशन हुआ है उसके लिए L यूज किया गया है. मेरे लिए मैं एक्सटेंशन डेल्टा L यूज करता था, बट यहाँ पे जो लिखा है उस नोटेशन को मैं फॉलो करूंगा. तो वायर में एक्सटेंशन की कितनी हो जाएगी? 0.125 सेंटीमीटर हो जाएगी. अच्छा, इस एक्सटेंशन को मेजरमेंट मैंने किया है माइक्रोमीटर से, उसका लीस्ट काउंट क्या है? 0.001 सेंटीमीटर. इसका मतलब इस एक्सटेंशन के मेजरमेंट में मैक्सिमम एरर कितना हो सकता है? 0.001 सेंटीमीटर का मैक्सिमम एरर हो सकता है. फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन वैल्यूज ऑफ यंग्स मॉडुलस. आप इस एक्सपेरिमेंट में यंग्स मॉडुलस के मेजरमेंट में मैक्सिमम कितनी एरर कर सकते हो वो निकालना है. ठीक है, ये एडवांस में 2004 का क्वेश्चन है. आप समझने का कोशिश करते हैं. बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है. चलिए, अब सीलिंग में एक वायर लगा दिया, मास m लगा दिया. ऑब्वियसली इस मास के कारण यहाँ पे देखो, मास को बॉडी मान लो, इसमें mg नीचे लग रहा होगा, टेंशन ऊपर लगेगा. और क्योंकि इसकी एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्सेलरेशन 0 तो क्या कह सकते हैं? टेंशन इज इक्वल टू mg. यस, कह सकते हैं. अच्छा, टेंशन आ गया तो इसमें स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेस आ गया, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी. ठीक है, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिख देंगे? टेंशन इज इक्वल टू mg. mg की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 50 न्यूटन, लिख दिया. डायमीटर क्वेश्चन में गिवन था 0.05 सेंटीमीटर. अब मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया, और चेंज इन डायमीटर नहीं, ये मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन डायमीटर लिखा डेल्टा डी, वो लिख दिया ये 0.001 सेंटीमीटर. वैसे लेंथ सेंटीमीटर में गिवन है, उसको मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. और मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन लेंथ डेल्टा एल. देखो डेल्टा एल चेंज इन लेंथ नहीं है, डेल्टा एल कैपिटल एल क्या मैं लिख रहा हूँ? मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एल, वो 0.1 सेंटीमीटर है. स्मॉल एल गिवन है क्वेश्चन में 0.125 सेंटीमीटर, मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया. और मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन एक्सटेंशन मींस डेल्टा स्मॉल एल इज गिवन एज 0.001 सेंटीमीटर. ये सब गिवन है. अब आ जाते हैं हमारे फेमस फॉर्मूला पे. स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई यंग्स मॉडुलस इनटू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन. स्ट्रेस क्या होता था? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू वाई इनटू चेंज इन लेंथ. चेंज इन लेंथ के लिए यहाँ क्या यूज कर रहा हूँ मैं? स्मॉल एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कैपिटल एल. तो रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या लिख सकते हो? पाई डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 4. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4, लिख दिया मैंने.
अच्छा यंग्स मॉडुलस चाहिए, इसको रीअरेंज कर सकते हो, यस, एल को नीचे ले आओ, एल को ऊपर ले जाओ, 4 अपने आप ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा, रीअरेंज कर लो खुद से नोटबुक पे बैठ के, कर लिया। सबकी वैल्यू गिवन है, सबको पुट कर दिया, 4 FR गिवन है, रिस्टोरिंग फोर्स 50 रख दिया, कैपिटल एल 11/10 रख लेंगे, पाई डायमीटर मैंने सबको देखो एसआई में लिखा हुआ है, 1/2000 रख देंगे कैपिटल डी की जगह, स्मॉल एल इसको 1/800 रख देंगे। अच्छा पाई को ना 22/7 रख लेना, देख रहे हो कट हो जाएगा सब, 11 11 दिख रहा है, तो 22 11 कैंसिल होने वाला है यहाँ पे, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा आंसर 2.24 इंटू 10^11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बट ये आंसर नहीं है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन यंग्स मॉडुलस, तो यंग्स मॉडुलस आंसर नहीं है। तो अब देखो इस फॉर्मूला को देख के क्या आप ये लिखना जानते हो, डिफरेंशियल फॉर्म में एरर में सीखा था, इसको देख के ये लिखना आना चाहिए। मान लो किसी को नहीं याद है तो लिख के मैं बता देता हूँ, मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी R है which is equal to a⁻m b⁻n/c⁻o है, और इसका मैक्सिमम पॉसिबल एरर वाला फॉर्म लिखना है, तो क्या लिखोगे, डेल्टा R/R, ऑब्जर्व करो m⁻² था, m बाहर आ गया, डेल्टा a/a, प्लस साइन लगाते, एरर के मेजरमेंट में हमेशा प्लस लगाओ, प्लस n बाहर आ जाएगा, डेल्टा b/b, नीचे वाला भी है फिर भी प्लस लगाओ, o डेल्टा c/c। ये हम लोगों ने कहाँ सीखा होगा, एरर एनालिसिस में सीखा है। मान लो किसी को याद नहीं है तो ये एरर एनालिसिस के लिए याद करके रख लो अभी से, भाई ऐसा रहा था ऐसा लिख सकते हैं, उसी के बेसिस पे मैं लिख रहा हूँ। अच्छा जो कांस्टेंट है उसका डिफरेंशियल फॉर्म में कैंसिल होगा, जीरो, उसको खत्म कर दो, तो y की वैल्यू को लिखना था, इसको देख के तो क्या लिखता है, डेल्टा y/y इज इक्वल टू FR कांस्टेंट है, नंबर है, 4 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, ये सब हट जाएगा, तो कैपिटल L/L लिख दूंगा, कैपिटल L/L। FR क्यों कांस्टेंट बोला भाई, 50 न्यूटन है ना, उसमें एरर नहीं है ना, एरर नहीं है तो उसको गायब करो, डेल्टा L अपॉन कैपिटल L प्लस, इसको देख के क्या लिखता, प्लस 2 डेल्टा d/d, इसको देख के क्या लिखता, प्लस 1, इसके रेस्ट पर 1 है ना, तो प्लस 1 डेल्टा स्मॉल l अपॉन l, हो गया ये, इसको देख के मैंने ये रख दिया। अब उस सब की वैल्यू रख लेते हैं। अब इसमें मैं चालाकी क्या करता हूँ, डेल्टा L सेंटीमीटर में, L भी सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर यूज कर लूंगा, तो 0.1 सेंटीमीटर अपॉन 110 सेंटीमीटर प्लस 2 डेल्टा d अपॉन d देख के लिख दिया, प्लस डेल्टा L अपॉन L देख के लिख दिया। राइट साइड में सेंटीमीटर सब कैंसिल होगा, राइट साइड में क्या बचेगा, नंबर। एरर के क्वेश्चन में भाई मेहनत करवाएगा, इतना सिंपल क्वेश्चन है तो IIT मेहनत करवाएगा आपको, तो आपको वो करना पड़ेगा। तो कर लिया मैंने, ये नंबर आ गया, डेल्टा y अपॉन y एक नंबर आ जाएगा, तो डेल्टा y की वैल्यू क्या होगी, ये नंबर इनटू y, और y की वैल्यू देखो काम में आ गया, ये वाली वैल्यू निकाली थी यहाँ रख दिया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एरर आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो थोड़ा रिवीजन कर लिया हम लोगों ने, हमें आ गया। चलो ये क्वेश्चन में हमारा सॉल्व हो गया। सेल्स एक्सपेरिमेंट देख के डरना नहीं है, सेल्स एक्सपेरिमेंट का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ये डायग्राम बनाना है। कॉन्सेप्ट लेक्चर में हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, और उसी डायग्राम को समझ जाओ कि बेसिकली यही सेल्स एक्सपेरिमेंट का मेन प्रिंसिपल है। ओके, आगे जाए हम लोग। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा जिसका डिस्कशन मैंने ऑलरेडी अंदर किया हुआ है, आपको कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ए, बी या सी या डी। ओके, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ गैस, व्हाट इज आइसोथर्मल बल्क मॉडुलस ऑफ द गैस। ऑप्शन ए P प्रेशर ऑफ द गैस, B twice of pressure of gas, option C thrice of the pressure of gas, option D 4 times pressure of the gas। आप लोग कमेंट कीजिए सही है या गलत है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आगे भी मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल येट, लाइक करो, और अपने फ्रेंड्स अपने रिलेटिव में ये सारे वीडियोस प्लीज आप शेयर करो ताकि सबको ये सारी वीडियोस मिल जाए। ओके, थैंक यू, आई विल एंड द लेक्चर, थैंक्स।